ज्योतिष शास्त्र आपको बता सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या घटेगा। कि अगर आपकी कुंडली में शनि राहु बलवान है तो बधाई हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। महादशा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। विराट कोहली जी, राहु की महादशा में ही उनको सब कुछ मिला है। क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी रेमेडी नहीं लिखी गई है। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज ही बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ आपको बताया गया है कि आपके साथ ऐसा घट सकता है। अगर एक ही कुंडली तो एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं, तो फिर दोनों की प्रेडिक्शन अलग क्यों है? ज्योतिष शास्त्र तो आज के समय संभावनाओं का नहीं, मनोरंजन का साधन बन गया है। हर साल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया को खत्म होने के संकेतों की भविष्यवाणियां करते हैं। तो ये कोइंसिडेंस होता है या फिर मार्केटिंग? इस समय एस्ट्रोलॉजर 10 बातें बोल देते हैं, एक बातें उनकी लग जाती है, उसी के बाद अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, संभल जाओ, बच जाओ। एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को डराकर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ट्रैवल मत करिए, आपको चोट लग जाएगी, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अरे वो ऑलरेडी तकलीफ में है, आपसे वो सोल्यूशन चाहता है। एस्ट्रोलॉजी डराने का साधन नहीं है। कैसे सुनिश्चित करें कि ये सही एस्ट्रोलॉजर? क्या हम ये जान सकते हैं फ्यूचर पार्टनर कौन बन सकता है? को इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहा है, ये भी कुंडली से पता लग सकता है। उस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कितना चलेगी? 100% पता लगा सकते हैं। 2026 में 3 चीजें मुख्यतः हमें दोबारा देखने को मिलेगी। क्या क्या? कुछ ऐसे बड़े राजनेता हैं जो शायद अपना कार्यकाल भी पूरा ना कर पाए। क्या यहाँ पर उनका नाम रिवील हो सकता है? मैं 5 भविष्यवाणियां आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, और मैं अंकित शर्मा, और ये आप इसको रील के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से सेव कर लीजिए। दोस्तों, आज के दौर में लोग अपनी मेहनत से ज्यादा अपनी कुंडली से डरे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग अपनी कुंडली को लेकर अक्सर भ्रमित क्यों रहते हैं? अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर सीधा सीधा उनको या तो उनका शनि खराब बता देते हैं, या फिर राहु या केतु, या फिर उनके ग्रह नक्षत्र। लेकिन क्या ऐसा वाकई सच होता है? बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से कर दी जाती हैं, लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां वाकई सच होती हैं? आपके जीवन को लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के जो एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस कर देते हैं, आप कैसे मान सकते हैं कि वो सच होंगी? आज इन्हीं सब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारे जीवन में काम करती है यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का एपिसोड आपके लिए बेहद स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए आज के इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अंकित शर्मा जी। सर को अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी करते हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। तो क्या कहता है सर का 25 साल का अनुभव, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं सीधा सीधा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? कृपा है प्रभु की। श्याम बाबा की कृपा हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो कृपा ना हो तो शायद हम यहाँ ना बैठे हों। सब कुछ बाबा की कृपा से ही हो रहा है। हाँ, तो सर सबसे पहले लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों के जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां घटने वाली हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके नजरिए में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और क्या है एस्ट्रोलॉजी? अनिल जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं कहूँ तो एक्चुअली में ज्योतिष शास्त्र को समझने की ज़रूरत है लोगों को। ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं का एक क्षेत्र माना जाता है। इसको वेदों की उपमा, यानी वेदों के नेत्र की उपमा दी गई है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बारे में जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में हर इंसान के साथ जुड़ती रहती है। ओके। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने बात करते हुए सुना होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, हमें लगता है ये सिर्फ ऐसा ही है। हाँ, अधिकतर लोग बोलते हैं। बट
मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के साथ भी चलती है जो जिनका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। देखिए उदाहरण के तौर पर एक किसान है। हाँ। ये मैं उदाहरण इसलिए बोल रहा हूँ जो लोगों को इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। एक किसान है जिसको एस्ट्रोलॉजी का एबीसी भी नहीं पता है, हम्म। परंतु अर्नी जी जब भी वो फसलों को बोते हैं ऋतुओं के अनुसार बोते हैं। हम्म। अब ऋतुओं का अनुमान पता लगता है सूर्य और चंद्रमा की गति से, ठीक है। और सूर्य चंद्रमा कहाँ से आए हैं? एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी से। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र हर इंसान के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ओके। अब यहां पे बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी में कितनी सच्चाई है। अगर आप इसको संभावनाओं के क्षेत्र को, अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले भविष्य को जानकर मेहनत कर्म करने के फल पर या बल पर ध्यान देते हैं तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छी है। ओके। ज्योतिष शास्त्र आपको बता सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या घटेगा। ठीक है। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक हाँ, व्यक्ति प्लीज। जिसको जो रोड पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया उसको, हम्म। और उसको चोट लग गई, अगर उसी व्यक्ति को ये पहले से पता होता कि आज आपके साथ कुछ कष्ट हो सकता है ये या आने वाले दुर्घटना समय घटने वाली है। हाँ, हाँ। तो आप थोड़ा संभल के जाइए, तो वह है। व्यक्ति थोड़ा सचेत रहता। ठीक है। तो उसी तरह से आप ज्योतिष शास्त्र को एक ऐसा अपनी जिंदगी में अपनाइए कि मुझे अगर कहीं से कुछ पता लगा है तो उस चीज को मैं अपनी जिंदगी में अपनाऊं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड होना सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को अपने साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी तो एक गणित है। अगर मैं सिंपल बोलूं, ज्योतिष शास्त्र को एक गणित कहा गया है, कैलकुलेशन का माध्यम कहा गया है कि ग्रहों का, नक्षत्रों का, डिग्रियों का, सब चीज का नक्षत्र निकलकर उसका निचोड़ निकलकर जो कैलकुलेशन आता है वो आपका भविष्य है। ठीक है। लेकिन यहीं पर फिर एक सवाल आ जाता है। अधिकतर हम देखने के लिए मिलता है कि हर दूसरे इंसान की कुंडली में शनि खराब बता दिया जाता है, किसी की कुंडली में राहु खराब बता दिया जाता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि राहु बलवान है तो बधाई हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको कभी भी खराब मत मानिए। ग्रह कोई भी कभी खराब नहीं होते हैं। सभी ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाना है। अगर कोई आपको ज्योतिषी ये बोलते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो बाकी 8 ग्रह सिर्फ बैठे बैठे देखेंगे नहीं, वो भी अपना अच्छा फल देंगे। एक ग्रह के खराब होने से 8 ग्रहों का अच्छा होना बेहतर है। तो शनि और राहु या मंगल किसी भी ग्रह का खराब होना आपकी जिंदगी में खराब नहीं, वो हमें सिर्फ सचेत करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मंगल खराब है तो उस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आएगा, शनि खराब है तो उस व्यक्ति के जीवन में तरक्कियां बहुत धीरे होंगी, राहु खराब है तो उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। परंतु इसको बोलकर डराकर आप कुछ भी कहानियां बनाए वो गलत है। एस्ट्रोलॉजी में महादशा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर महादशा आपकी जिस ग्रह की चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में प्रबल बलवान है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही चीज है। आपने महादशा की बात की, क्या होता है महादशा? देखिए, महादशा का सीधा अर्थ होता है जब कोई ग्रह अपनी प्रबल अवस्था में आता है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में आता है। ठीक है। मैं कुछ उदाहरण और देना चाहूंगा यहाँ पे आपकी जनता को। उदाहरण के थ्रू ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ग्रह की महादशा आती है और कुंडली में वो ग्रह आपका बहुत मजबूत बैठा है, तो आपकी बल्ले बल्ले होना तय है। महादशा सालों साल चलती है। उदाहरण के तौर पर शुक्र की महादशा जो 20 साल तक व्यक्ति के जीवन में रहती है। हमारे देश की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुई आलिया भट्ट, ठीक है, जिनकी जिंदगी में लगभग 2000 के बाद शुक्र की महादशा आती है। अब शुक्र की महादशा व्यक्ति को क्या देती है? ग्लैमर, अच्छा लुक्स, फेम, नाम, सब कुछ देती है। और देख लीजिए, आलिया भट्ट जी ने अपनी जिंदगी में विवाह का डिसीजन, फिल्म फेयर जीतने का डिसीजन, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, करियर बनाने का एक्टिंग में सब शुक्र की महादशा में ही पाया। वहीं विराट कोहली जी, राहु की महादशा में ही उनको सब कुछ मिला है। तो उनकी कुंडली में वो ग्रह बहुत मजबूत था, तो इसके बाद उनको सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो गया। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठा है, तो उसके बाद आप उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। परंतु एक रेमेडीज से मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत पॉडकास्ट में लोगों से सुनता हूं और आज मैं उनका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी रेमेडी नहीं लिखी गई है। रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में भृगु संहिता अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे रेमेडी का आर भी नहीं लिखा गया है। लेकिन अधिकतर वीडियोस में देखा जाता है कि अधिकतर एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज ही बताते हैं।
रेमेडीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये जानना बहुत जरूरी हाँ है। बताएं प्लीज। रेमेडीज की उत्पत्ति बहुत पूर्व, अगर मैं सालों की बात करूं तो वहां पे हमारे ऋषि मुनि लोगों के उनके डेली रूटीन को उनको समझते थे, उनको ठीक है। जानते थे, उनको अध्ययन करते थे। हाँ। और मंत्रों के द्वारा या कहा जाए ध्यान के द्वारा या फिर कहा जाए ज्ञान के द्वारा या कुछ उनको ऐसी चीजें जो उनको लिए उनको सुनने के बाद पॉजिटिव फील हो, उसके माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। वहीं से रेमेडी की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष शास्त्र में रेमेडी नहीं लिखी गई है। ओके। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ आपको बताया गया कि आपके साथ ऐसा घट सकता है। अब उसको बचने के लिए रेमेडी वो आपके लिए कितनी कारगर है वो आप करते रहेंगे तो आपको जरूर उसका इफेक्ट आता है। ओके। अच्छा एक चीज और बताएं आप, अगर एक ही कुंडली दो एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं तो फिर दोनों की प्रेडिक्शन अलग क्यों होती है? ये तो बहुत ही कॉमन बात आपने कर दी। आज के समय में मेरे पास भी कई कंसल्टेशंस आती हैं। हमने किसी से पूछा और उन्होंने हमें ये बताया है कि हम शादी करेंगे तो पति को ऐसा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे यही कैलकुलेशन देना चाहूँगा, या तो लैक ऑफ एजुकेशन, या तो उस विद्या को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को सही ढंग से आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाए। या तो सामने वाला गलत होगा या आप गलत होंगे। उसमें आप अपने जवाब को ढूंढ सकते हैं, परंतु कुंडली में कभी भी किसी भी चीज के लिए अगेंस्ट ही नहीं लिखा होता है, फेवर भी बहुत कुछ लिखा होता है। तभी मैं कहता हूं अगर आप किसी एस्ट्रो को कॉल कर रहे हैं और कुंडली दिखा रहे हैं और जो मोस्टली कहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, हम आपको अभी बताते हैं। कुंडली का अध्ययन 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके लिए अच्छा खासा समय चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे होते हैं कि आप मेरे को फोन पर ही अपनी कुंडली भेज दीजिए, फोन पर ही देख करके मैं बता दूंगा आपको। बहुत कुछ हो रहा है जी। ये ज्योतिष शास्त्र तो आज के समय संभावनाओं का नहीं, मनोरंजन का साधन बन गया है। अच्छा यहाँ पर फिर मेरे मन में एक और सवाल आता है। अगर आपने बात करी दी है कि मनोरंजन का साधन बन गया या फिर मार्केटिंग का साधन बन गया है, तो हर साल एवरी ईयर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि दुनिया को खत्म होने के संकेतों की भविष्यवाणियां करते हैं। तो ये कोइंसिडेंस होता है या फिर मार्केटिंग? अरनीत जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं तो आज के समय एक आम का पेड़ लगा हुआ है। और अरनीत जी को मैं बोलूं ये 20 पत्थर हैं, उस आम पे मारिए जो मुझे दिखाई दे रहा है और वो आपको भी दिख रहा है। सर आपका कितना भी खराब टाइम चल रहा होगा, कितने भी आप पत्थर मारने में एक्सपर्ट होंगे या नहीं होंगे, बट फिर भी आपका एक पत्थर तो उस आम को छूकर या उसके आसपास निकलेगा। वैसे ही आज के समय एस्ट्रोलॉजर 10 बातें बोल देते हैं, एक बातें उनकी लग जाती है, उसी के बाद अपने आप को एक कहते हैं कि भगवान समझ लेते हैं, जो गलत है। अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, संभल जाओ, बच जाओ। भगवान नहीं हो आप, आपको भी उन्हीं ने बनाया है जिनकी जगह आप ले रहे हो। अब बात आती है कि जो भविष्यवाणियां करते हैं उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन होता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने पिछले साल भी सुना था, कहा जाता है कि ट्रैवलिंग ना करिए, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। ये क्यों बोला जाता है? या फिर आप किसी से आर्ग्यूमेंट मत करिए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्यों बोला जाता है? देखिए कुंडली में ये बहुत सिंपल बात है। वैसे तो कैलकुलेशन और भी निकल के आती है, बट ये बहुत सिंपल बात है। जब भी कुंडली में बुध ग्रह वक्रीय होता है, उस व्यक्ति के जीवन में या उस समय उस व्यक्ति के लाइफ में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग का पार्ट माना जाता है। और अगर वहां जब प्रॉब्लम आती है तो आपको उस समय ट्रैवलिंग सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर इस साल की पूछा जाए तो 2026 में 29 जून से लेकर लगभग 19 जुलाई के बीच में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा विचार करिएगा। इस समय आपकी वो यात्रा फलदायक नहीं रहेगी और उस समय आपको किसी तरह का कष्ट हो सकता है। ये किस राशि के लोगों के लिए है? ये मुख्यतः आपकी कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति देखी जाती है, पर इसका इफेक्ट ओवरऑल सभी राशियों पे पड़ता है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा पड़ता है, किसी की लाइफ में खराब पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहे हैं, उस गाड़ी में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक का बुध बहुत स्ट्रांग है, एक का बुध बहुत कमजोर है। एक्सीडेंट हो गया, जिसका बहुत स्ट्रांग है वो शायद बच जाएगा, जिसका कमजोर है उसको चोट ज्यादा लग जाएगी। ओके।
अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि लोगों को डराने का काम करते हैं, मार्केटिंग का, ये आपने एक तरीके से अगर थोड़ा कहीं ना कहीं संकेत दिया है, तो क्या मैं यहाँ पर आपसे ये जान सकता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोगों को डराकर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, फेमस होने के बाद दो ही चीज़ मिलता है, हाँ, मनी या फेम मिलता है, उसी के पीछे लोग जाते हैं। ठीक है। मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, आप सही बातें बोलिए हम्म। और लोगों को डराइए मत, लोगों को सही तरीके से बताइए। आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। हम्म। आप सिर्फ नेगेटिव बात ही बोलेंगे तो वो आपके लिए कभी भी सही नहीं होगी। तो डरा के फेमस होना वो कुछ समय के लिए होता है। वो एक कहावत भी है ना, बहुत प्रसिद्ध है कि इंसान को कुछ नहीं आता है, इंसान का समय बोलता है। समय बोलता है। समय बोलता है तब तक वो बोलता है, जिस दिन समय नहीं बोलेगा तो उस दिन उस इंसान को सब कुछ जवाब ऊपर वाला दे देगा। तो आप अपने अच्छे समय में अच्छी चीजें करिए। अगर आप किसी की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ में है सामने वाला, तभी आपके पास आ रहा तभी है। आ रहा है, आप उसको ये बोल देंगे कि आप ट्रैवल मत करिए, आपको चोट लग जाएगी, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। अरे वो ऑलरेडी तकलीफ में है, आपसे वो सोल्यूशन चाहता है। आपकी एक पॉजिटिव सलाह, आपकी एक पॉजिटिव एडवाइस उस इंसान को दोबारा जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर सकती है। वो टूटा होता है और आप उसको डरा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी डराने का साधन नहीं है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं कुछ जैसा कि आपने बोला अभी पीछे बातों में, कन्वर्सेशन के बीच में आपने बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं है। नहीं है जी, भृगु तो संहिता फिर में कहीं भी रेमेडीज नहीं लिखी गई है। लाल किताब अगर आप बोले तो लाल किताब पूरी रेमेडीज है। ओके। लाल किताब सारी रेमेडीज है। 90% उपाय पानी से संबंधित होंगे। ये मैं बहुत से लोगों को पता नहीं को बता दूं, लाल किताब की रेमेडीज अगर आप करेंगे और कोई भी लाल किताब के एक्सपर्ट जब आपको रेमेडीज बताएंगे तो वो रेमेडीज मुख्यतः ऐसा होगी, ये पानी में बहा दीजिए, उस पानी के पास चले जाइए, इस कुएं के पास चले जाइए, वो पानी से संबंधित होगी। तो लाल किताब कंप्लीटली रेमेडी बेस्ड बुक है, पर ज्योतिष शास्त्र में रेमेडीज नहीं लिखी गई है। ओके, लेकिन वहीं पर देखा जाता है कि लोग भविष्यवाणी भी करते हैं बड़ी बड़ी, साथ ही साथ में रेमेडीज भी बताते हैं। तो भविष्यवाणी के लिए तो मेरे ख्याल से भविष्य मालिका हो गई और रेमेडीज के लिए लाल किताब हो गई। लाल किताब हो गई। तो फिर क्या अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्या इन्हीं दोनों को पढ़ करके वो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं? देखिए लोग क्या पढ़कर मतलब यहाँ से मैं ये जानना हाँ, चाह रहा हूँ कि कैसे सुनिश्चित करें कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है? सबसे पहले तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, आप उनको जाके बोलिए ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है। मुझे मेरे बारे में बताइए। ओके। अगर उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम खुद बताएंगे। जाकर आप मत बोलिए कि मेरा ब्रेकअप हो रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे घर में लड़ाई। अगर आपने ये सब बातें पहले ही बता दी तो उनको तो सिर्फ टाइटल मिल गया है, पूरी कहानी तो कोई भी लिख सकता है। एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, आप अपना सिर्फ 3 चीज़, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आप दीजिए और बोलिए मेरे बारे में बताइए। उनकी कही बातें अगर आपको सही लग रही है तो आप सही इंसान के पास है, और अगर गलत लग रही है फोन काटिए, घर चले जाइए। वो इंसान सही नहीं है, रॉन्ग नंबर लगा हुआ है। ठीक है। अभी जैसा कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने बड़े बड़े ऑफिसेज भी बना लिए हैं। हाँ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ऑफिसेज होना ज़रूरी है? जैसा कि एस्ट्रोलॉजी हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है ना, ज्योतिष शास्त्र इसको बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर आप किसी भी इंसान की समस्या का निवारण आप कर रहे हैं तो आप एक शाही कुर्सी पर बैठ करके करेंगे, एक एसी वाले कमरे में बैठ करके करेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और आज भी हमारे घर पे एक ऐसे पंडित आते हैं जो आकर के आज भी एक आसन पर बैठते हैं, और आसन पर बैठने के बाद वो अपना पंचांग वगैरह जो भी चीज़ें वो होती है उनके पास, वो बाद में निकालते हैं। वो पहले हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम जब हमारा जन्म होता है वो समय पूछते हैं। उसके बाद अपनी गणना करने के लिए वो अपना वो चीज़ें निकालते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो आज के दौर में जो एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऑफिस में बैठ करके बड़ी बड़ी मतलब भविष्यवाणियाँ करते हैं, आपकी कुंडलियाँ देखते हैं, कुंडलियाँ बताते हैं, तो क्या वो सही है? अनिल जी, आज के समय एस्ट्रोलॉजी तो पूरा कॉमर्शलाइज हो चुका है। मैंने बहुत मेरे ऐसे जजमान हैं, क्लाइंट हैं
जो बताते हैं कि हम उनके पास गए, इनके पास गए। सबसे पहले तो आपकी बातों में ही एक जवाब है। देखिए जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, जितनी भी बड़ी बड़ी विद्याएं दी गई, वो सभी एक आसन पे बैठ के दी गई है, जमीन से जुड़कर, जमीन पर बैठकर, जहाँ पे आप अपनी विद्या ग्रहण करते हैं, जहाँ पे आपको शुभ समाचार या किसी चीज़ की जानकारी मिलती है। देखिए मुख्यतः एस्ट्रोलॉजी का ऑफिसेस आज के समय जो है वो जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही है, और लोग करते हैं। टेबल पे तो सिर्फ व्यापार होता है, ज्ञान तो जमीन पे बैठ के मिलता है। क्या बात है। आज भी अगर आप मेरे ऑफिस में कभी आएंगे और अगर आप आके देखेंगे तो आज भी हम जमीन पे बैठ के आसन बिछा के पंचांग दिवाकर, वो किताब जिसके थ्रू हम सामने वाले की भविष्य की गणना करते हैं, हम सामने रखकर पूजते हैं और फिर खोल के उनके बारे में बताते हैं जमीन पर बैठकर। जमीन पर बैठकर अगर आप अपनी ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो आपके ऑरा के लिए बहुत सही होता है। पर मुख्यतः बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बड़े बड़े टेबल बैठ लेते हैं, 2 भगवानों की तस्वीर रख लेते हैं और जानकारी देना शुरू कर देते हैं। पैरों में उनके जूते चप्पल सब कुछ होता है, नहीं भी होता है, परंतु वो भगवान के सामने बराबर बैठे होते हैं। हमने भगवान को आसन देना है, खुद को आसन नहीं देना है। हम जमीन पर बैठकर अगर उस विद्या के बारे में किसी को विचार कर रहे हैं तो वो ही सबसे बेस्ट है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी, हम वो तस्वीर देखते हैं, वो नदी किनारे बैठ के पेड़ के पास, वो बैठ के जमीन पे बैठकर उस विद्या को, उस ग्रंथ को लिख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस समय ये विद्या धीरे धीरे ऐसे कॉमर्शलाइज हाथों में जा रही है जहां पे सिर्फ व्यापार का एक तरीका पैसा कमाने का साधन बन चुका मैंने बहुत देखा है। आप फ्री में पूछ लीजिए, अरे आज फ्री में तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहां पे भी ऑक्सीजन आपको पैसों में मिलती है। बिल्कुल। फ्री में क्या मिल सकता है? हाँ, आपको जानकारी मिल सकती है, परंतु आपको कहीं ना कहीं वो ऐसे भ्रम में डालेंगे जहां पे आप अपने आप को ठीक नहीं बल्कि और परेशान करते हुए महसूस करें। ठीक है, कुछ रेमेडीज पर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मेरा मन होता है कि मैं अपने एपिसोड से या फिर अपने पॉडकास्ट से लोगों की समस्या का जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समाधान नहीं जरूर जरूर जरूर। तो आप आए हैं आज यहाँ पर, तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और सॉरी फॉर लेट बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चंडीगढ़ से आए हैं नोएडा स्पेशल शूट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थैंक यू सो मच। और दूसरा, जो एक सिंपल सी समस्या है लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, लोगों का जीवन निकल जाता है मेहनत करते हुए, लेकिन पैसे से मजबूत नहीं हो पाते, पैसे की कमी दूर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी रेमेडीज बता दीजिए या फिर कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जो लोग बहुत आसानी से कर सके और इस समस्या का समाधान भी उनके जीवन में हो सके। देखिए, मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत ही सिंपल रेमेडी, जिनके करने से आप अपने लाइफ के मोस्टली प्रॉब्लम को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ही बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। ओके। अपने ग्रहों को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं वहीं पर आने वाला। सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो अपने पिताजी का सम्मान करिए, सुबह उठकर आप उनके चरण स्पर्श करिए। ओके। आप अगर मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अपने भाइयों के साथ अच्छा संपर्क बना के रखिए, उनके साथ अच्छा बोलचाल रखिए। ठीक है। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी माता के साथ आप अपनी बातें दिल खोलकर करें। ऑफिस की सारी बातें, शाम को थकान आ जाए तो माँ के पास बैठकर, थोड़ा उनके चरणों के पास बैठकर बात कर लीजिए, आपका वहीं पे ही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जो किन्नर समाज के लोग होते हैं उनको धनराशि के रूप में कुछ दान दीजिए। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने गुरुजी जिनसे आपने ज्ञान लिया है, चाहे स्कूलिंग की चाहे किसी डिग्री की, आप उनसे जरूर बातचीत किया करें, उनको जरूर उपहार के तौर पर कुछ दिया करें। Okay. शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करिए अगर आप मैरिड हैं। Okay. फीमेल पार्टनर के साथ। Okay. अगर आप अनमैरिड हैं तो सफेद चीजों का दान शुरू करिए। Okay. शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो लेबर क्लास के लोग जितने भी होते हैं, गेट कीपर हो गए हैं, गाड़ी वॉश करने वाले हो गए, उनको धनराशि के रूप में कुछ ना कुछ दान करें।
और अगर राहु को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो नीले कपड़े कम से कम पहने, गाली गलौच ना दिया करें। केतु को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो गले में सोना जरूर धारण करें महिलाएं, और पुरुष हो सके तो डॉग्स फीड करवाना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी रेमेडीज करने से आप अपने लाइफ के डेली रूटीन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऐसी ही मतलब मैं कुछ इसी प्रकार की कुछ रेमेडीज आपसे पूछना चाहूँगा। मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोग अपने निजी जीवन में बहुत ज़्यादा जिनका सामना करते हैं, तो ऐसे ही आज के टाइम में ब्रेकअप, तलाक, इस चीज़ से कैसे बचा जाए? अनी जी, सबसे पहले रिलेशनशिप में जो एक चीज़ अगर रिश्ते में आ जाती है हाँ। तो उसके बाद वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, और वो चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। अगर पार्टनर के बीच में बातचीत कम होनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। मुख्यतः कई बार आपकी कुंडली के 5th हाउस में, जो बेसिकली प्यार का घर माना जाता है, 7th हाउस जो पार्टनर का घर माना जाता है, पत्नी या पति का घर माना जाता है, अगर वहाँ पे पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि। ओके। तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्यार ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्तियों को उपाय के तौर पर गौरी शंकर नाम का एक रुद्राक्ष आता है, नेपाली वाला। वो गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर या तो गले में धारण कर लीजिए या घर के मंदिर में रखकर शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। दूसरा, उस व्यक्ति को हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखने के लिए अपने बेडरूम में जहां वो सोते हैं मोर के पंख जरूर रखा करें। ओके। मोर के पंख हमेशा सम संख्या में 2, 4, 6, 8 में होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7 में नहीं होनी चाहिए। ओके। ये 2 रेमेडी कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा, गौरी शंकर रुद्राक्ष रखने से आपका रिश्ता मजबूत होगा, और वो कहीं ना कहीं आपका टूटता हुआ रिश्ता, चाहे पति पत्नी का हो चाहे रिलेशनशिप का हो, बेहतर हो सकता है। और अगर इसके अलावा अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो किसी भी नॉलेजेबल एस्ट्रो को ज़रूर संपर्क करें, अपनी कुंडली दिखवाइए, क्योंकि इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण आता है जो आज के समय में मैं लोगों को बताता हूँ, प्लीज़ और बता वो दीजिए। कारण है हाँ। एक लड़का लड़की के रिश्ते में आज के समय रिश्ता टूटना, खराब होने का रीज़न होता है किसी ना किसी का दबाव, प्रेशर। एग्जैक्ट। वो दबाव प्रेशर मेल, फीमेल, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, काम, जॉब, पैसा, किसी भी चीज़ का होता है, जिसमें शुरुआत में तो पार्टनर को पार्टनर बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में उनको जिम्मेदारियां याद आने लग जाती है, मुझे जॉब पे बिल्कुल। ध्यान देना है, मुझे फैमिली पे ध्यान देना है। ऐसे रिश्ते में हमें कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, ओके। और कुंडली दिखाने से आपको पता लग सकता है कि वो टेम्पररी पॉज है, ब्रेकअप नहीं है। ओके। वो टेम्पररी पॉज है जिसको बेहतर किया उसको ठीक किया जा सकता है। ओके। कई लोग उस फेस को इतना नेगेटिव कर देते हैं जिसमें वो पार्टनर को स्पेस देना पसंद नहीं करते, और उस स्पेस में एग्रेशन, नेगेटिव, गलत बोल देते हैं। जो रिश्ता थोड़ा सा खराब था वो पूरा खराब हो जाता है। और फिर वो लोग ब्लेम देते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर सही नहीं मिला, हमने रेमेडी गलत करी है। पर आप सही जानकारी प्राप्त कर कर अगर चीज़ों को करते हैं तो वही प्रॉब्लम आपकी जो थोड़ी है आज वो बहुत पूरी ज़्यादा तरह हो से जाती है। ठीक भी हो सकती है, और अगर आप नहीं करेंगे तो खराब भी हो खराब सकती भी हो जाती है। ठीक है, अभी जैसा आप बोल रहे थे हम यहाँ पर आए गए हैं रिलेशनशिप पर, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारी फ्यूचर पार्टनर कौन बन सकता है? है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भी और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी हम कुछ ऐसी गणना लगा सकते हैं कि हमें पता लग सकता है कि हमारा फ्यूचर पार्टनर कौन होगा। उदाहरण के तौर पर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो तो उस व्यक्ति के अफेयर अपने ऑफिस में चलते हैं। ओके। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो तो उस व्यक्ति की लव मैरिज होती ही होती है। वहीं न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन देखा जाता है मूलांक और भाग्यांक के थ्रू, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये कैलकुलेशन आती है तो आप अपने इस पार्टनर के साथ रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक मूलांक वालों की किन के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती है। जैसे अब मैं बोलूँ एक मूलांक वालों की 8 वालों के साथ कुछ खास नहीं बनती है, बट मैं फिर भी कहता हूँ बन सकती है आप अगर रेमेडीज करें। ओके। तो सर आपको अगर कुंडली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए तो आपको इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा। कुंडली में अर्ली जी बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस में अफेयर चल रहा है तो क्या वो हमारा अफेयर चलेगा नहीं चलेगा।
अच्छा, यहाँ पे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहा है। बहुत ज्यादा। मैं आने वाला था नेक्स्ट, मैं हाँ वहीं पर आने वाला था जैसा कि आप बता रहे थे अभी। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहा है, ये भी कुंडली से पता लग सकता है। ओके। अच्छा, शादियाँ 2 होंगी 3 होंगी, ये भी कुंडली से पता लग सकता है। ठीक है। यहाँ तक कि कुंडली से कि आपका फॉरेन ट्रैवल होगा नहीं होगा और बाहर जाकर आप कोई अफेयर रिश्ता चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो भी पता लग सकता है। तो ओके। ज्योतिष शास्त्र से आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति की कुंडली लेते हैं, उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही स्ट्रांग है ठीक है। और वो अपने घर पे बैठा है। अपना घर मतलब यानी कि अगर वो 2 और 7 नंबर, जहाँ पे 2 और आप अपनी सबकी कुंडली आप अपनी खोल के देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र यानी वीनस के साथ 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को नॉर्मल लोग कभी पसंद ही नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा लव मैरिज में बिलीव रखते हैं और गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्टिव ओके। होते हैं और इनको प्यार से ही जीता जा सकता है। ओके। तो आप ये मान लीजिए कि हाँ, हम कुंडली में ये पता लगा सकते हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर पार्टनर कौन होगा। और क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस पार्टनर के साथ हमारी लाइफ या फिर वो रिलेशनशिप कितना चलेगी या फिर वो शादी कब तक कितना चलेगी? 100% पता लगा सकते हैं। कैसे? ज्योतिष शास्त्र की कैलकुलेशन है। देखिए सबसे पहले जब भी हम किसी से कुंडली मिलवाते हैं, हाँ। मोस्टली आपने सुना होगा, अरे मेरे 36 में से तो 2 गुण मिल रहे हैं, 4 गुण मिल रहे हैं। देखिए कुंडली मिलाते समय एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुंडली मिला रहे हैं, गुण मिलाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। राशि मित्रता होनी चाहिए। आपकी राशि और आपके पार्टनर की राशि का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। एक शर्त पे, अगर आप कुंडली में वो पॉइंट आ जाए तो शादी मत करिएगा। ठीक है। कुंडली में मिलाते समय अगर नाड़ी दोष आ जाए तो शादी मत करिएगा। संतान सुख में दिक्कत, ठीक है। दोनों की हेल्थ में दिक्कत, ओके। या तो बच्चे डिले होंगे या बच्चे जब होंगे तो उनका सुख नहीं मिलेगा। नाड़ी दोष का कोई भी एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी डेडिकेटली रिजल्ट भी नहीं लिखा गया है। ओके। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपकी कुंडली में सारे गुण अच्छे मिल रहे हैं फिर भी तलाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें राशियों की मित्रता नहीं होगी। ओके। ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजर फाइंड नहीं करते हैं और 36 में से 20 गुणों वालों की शादी करा देते हैं। तो कुंडली मिलान के समय सिर्फ नाड़ी दोष का ध्यान रखिए, बाकी सभी दोषों का आप उपाय कर सकते हैं। ओके। तकलीफ फिर भी आएगी अरनीत जी। कैसे? अगर किसी ने आपको ये बोला है कि आपकी कुंडली मिलान करते समय आप दोनों के बीच में तालमेल की कमी आएगी, तो फिर भी आएगी उपाय करने के बाद, पर 100% में से 90% आप ठीक कर लोगे, 10% तो फिर भी तकरार आएगा। ओके। वो लाइफ टाइम रहेगी? वो लाइफ टाइम रहेगा, बस रेमेडीज आपको बार बार निरंतर लेनी पड़ेगी। चीज़ और बताएं फिर, अब अगर हम रेमेडीज ले ही रहे हैं तो एक आज के दौर में चलो शादी भी हो गई, परिवार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन ससुराल में नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? और अगर उपाय हो भी सकता है तो ये उपाय करेगा कौन? ससुराल पक्ष के लोग करेंगे या फिर लड़की करेगी? अन्नी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हाँ। जो मुख्यतः आज के समय हम खबरों में भी सुन रहे हैं, बिल्कुल। नई नवेली दुल्हन आई। तो अगर आपका विवाह हो चुका है या होने वाला है तो ये विवाह के पहले भी कर सकते हैं, विवाह के बाद भी कर सकते हैं, और इस उपाय को करिएगा जरूर। रिजल्ट बहुत हद तक आपको 100% मिलेंगे। ठीक है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, अपने घर के पानी को आपने गिलास में डाल लेना है। ठीक है। जो भी नलके से या जिससे भी आप अपना पानी पीते हैं, कच्ची मिट्टी लेके आनी है और दोनों को मिला लेना है। 100 गोलियां बनानी है उस मिट्टी की, और 100 की 100 गोलियों को रोज प्रतिदिन एक एक गोली को आपने किसी भी मंदिर वाले स्थान के बाहर आपने जाके रख के आ जाना है। ओके। सीढ़ियों पे, मंदिर के अंदर नहीं। ओके। ध्यान रहे वो रूटीन टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। 100 दिन मतलब 100 दिन लगातार जाना है? लगातार जाना है। एक ही टाइम पर जाना है? एक ही टाइम हो या कोई भी टाइम हो, वो टाइम आपका मैटर कभी नहीं भी जा करता है, सकता है। परंतु दिन नहीं टूटना चाहिए। 24 घंटे में एक बार जरूर होना चाहिए। ओके। अरनी जी, आपके पॉडकास्ट पे वही व्यक्ति कमेंट करके आपको बताएगा कि अंकित शर्मा जी की बताएगी रेमेडीज इतनी अच्छी है कि मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे देवर जेठ आज मुझे बहुत प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। ओके। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
मिट्टी जो होनी चाहिए वो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए जो आपको लेके आनी है। पानी आपके घर का होना चाहिए। 100 गोलियां एक टाइम पे बना लीजिए। प्रतिदिन एक गोली को मंदिर के बाहर गेट पे या सीढ़ियों के पास जाके रख के आ जाइए बस। मंदिर हर बार आप बदल सकते हैं अगर बदलना चाहे तो। ओके। ये रेमेडी करने से आप अपने ससुराल में खुशियों का पल देख सकते हैं, चाहे वो पुरुष करे चाहे वो महिला करे। अच्छा, साथ ही साथ एक समस्या का और बहुत ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ता है। शादी भी हो जाती है, सब कुछ, सब सारा कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन हमारे मतलब लोगों के जीवन में ना समस्याओं का पूरा पूरा भंडार होता है। किसी का कुछ ठीक चल रहा होता है तो किसी का कुछ खराब हो जाता है। वहीं पर फिर शादी वादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो उसके लिए कुछ रेमेडी बता दें। संतान प्राप्ति के लिए हमारे सनातन धर्म में गोपाल सहस्त्र नाम ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, विधियां बताई गई है जिनको अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ओके। संतान गोपाल सहस्त्र नाम जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये कोई भी महिला अगर पढ़ती है विवाह के बाद तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है। दूसरा, गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है। अगर गर्भ गौरी रुद्राक्ष मंदिर में रख दे महिला और प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़े तो इससे भी आपको संतान प्राप्ति होती है। ओके। तीसरा, आपको बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज को, किसी छोटी कन्याओं को अगर आप दान के रूप में देते हैं, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो कपड़ा हो, तो वो भी आपके योगों को खोलता है। तो संतान प्राप्ति के लिए 3 मुख्यतः बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिनके रिजल्ट्स 1-2 महीने में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, क्या हम ये भी जान सकते हैं? 100% हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे वो बच्चा किस तरह के काम कर सकता है या किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिए, इसके लिए कुंडली में अगर उसके फर्स्ट हाउस में हाँ। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अगर सूर्य है तो वह व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनता है। ओके। अगर मंगल है तो वो आर्मी या पुलिस में ही जाता है। ठीक है। अगर शुक्र है तो वो फिर अपना बिजनेस करेंगे और फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन्हीं तरह के कामों में रहेंगे। अगर बुध है तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होकर कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। वहीं अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्लो प्रोग्रेस देखते हैं, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो जॉब करे। तो कुंडली के माध्यम से ये जरूर पता लगता है। मैं लोगों को हमेशा ये बोलता भी रहता हूँ कि अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, इमीडिएटली उनकी कुंडली ना बनवाइए, क्योंकि उस बच्चे को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरे माँ बाप कौन है। ओके। जब बच्चा हम तुम सीख जाता है, ये मेरी है ये तुम्हारी है, तब आप कुंडली दिखाइए, क्योंकि तब उनके ऊपर सभी चीज़ों का ऑरा, सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद उस बच्चे की कुंडली दिखाइए। पर कितने दिन बाद किसी भी बच्चे की कुंडली बनवा लेनी चाहिए? 9 साल की उम्र के बाद अगर आप बच्चे की कुंडली दिखाते हैं तो वो आपके लिए सही जानकारी प्राप्त होती है। उससे पहले दिखाते जानकारी तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु वो बच्चा अभी एक भगवान का रूप ही है। क्योंकि आप अगर 6 महीने के बच्चे के सामने अगर एक सांप रख दोगे तो वो उसको खिलौना समझ के खेलेगा, उसको नहीं पता है। वहीं एक 10 साल के बच्चे के सामने सांप रखोगे तो भाग जाएगा। तो आप समझिए, जिस दिन बच्चा हम तुम करने लग जाता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है, जिस दिन बच्चा हम तुम यानी ये मेरी है ये तुम्हारी है, ये मेरी है ये आपकी है, उस दिन से बच्चे की कुंडली दिखाइए कि ये आगे जीवन में क्या बनेगा। ओके। जन्म के समय अर्नी जी कुंडली नहीं बनवानी चाहिए। हाँ, जन्म क्योंकि होते अधिकतर सामान्य घरों में क्या करते हैं लोग, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही सबसे पहले तो उसका नामकरण किया जाता देखिए, है। और नामकरण के साथ में ही उसकी कुंडली बनवा दी जाती है। अन्नी जी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आप जो चीज से आप उनका नक्षत्र, राशि, नाम जरूर पूछिए, पर इसके अलावा अभी कुछ मत पूछिए आप। क्योंकि अभी वो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब करके एक नए जन्म में आया है जहाँ पे भगवान उसको बहुत कुछ दे रहे हैं। अब उसको क्या क्या दे रहे हैं उसके लिए समय दीजिए। जब वो चीज़ें एक समय के साथ निकल जाती है, जब बच्चा इस पूरी दुनिया में हम तुम हर चीज़ों को समझना, उठना बैठना जान जाता है, तब उसके बाद उनके भविष्य के बारे में आप पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन इतने मार्क्स गेन नहीं कर पाता है, तो इसके लिए क्या कर सकती है आजकल की मम्मियाँ? बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं बताऊं तो
माताएं बहुत परेशान होती है अपने बच्चों के लिए। पढ़ाई को लेकर के। हाँ, हाँ। देखिए जब भी बच्चे का एग्ज़ाम या यूनिट टेस्ट या कुछ ऐसा आता है तो उनको परेशानी हो जाती है कि हमारा बच्चा पढ़ तो रहा है, काबिलियत के अनुसार नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखिए एक ध्यान रखिएगा, बच्चा जिस टेबल पे पढ़ता है उस टेबल पे प्लास्टिक से बनी कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। ओके। वो खिलौने के तौर पे हो सकती है, आर्टिफिशियल कोई भी फैशन वाली चीज़ है। लेकिन पेन से पढ़ा जाता है, पेन भी पेन से प्लास्टिक का पढ़ा होता है? जाता है, उसी के लिए मैं आ रहा हूँ। उस हाँ। पेन के पीछे की तरफ, जैसे आपने ये पेन रखा है, पेन के हाँ। पीछे की तरफ मोर का पंख छोटा वाला ज़रूर लगा लीजिए ओके। और उसी पेन से वो घर में स्टडी करना शुरू कर दे। उस बच्चे का ज्ञान भी आगे बढ़ेगा, ज्ञान में वृद्धि भी होगी, इसके साथ-साथ उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। ओके। प्लास्टिक की वस्तुओं पर बच्चे को बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की चेयर हो गई, प्लास्टिक टेबल हो हो गई। गए। कई मैंने जगह देखा है प्लास्टिक की चीज़ें रखी होती है, पढ़ाते प्लास्टिक नहीं, आप वुडन में रखिए, क्योंकि लकड़ी हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरने तक हमारे जीवन में रहती है। जब बच्चा बिल्कुल। पैदा होता है तो लकड़ी के झूले में पहले के ज़माने में खिलाया जाता था। हाँ। बड़ा होता है तो लकड़ी का उसका एक वो चलने के लिए पालना होता है, गड़ूला होता है। फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, उसको स्कूल, आजकल तो बेंच फैशनेबल बन चुके हैं, हाँ। लकड़ी के होते थे। शादी होती है, लकड़ी के फेरे। लकड़ी, सही फिर बात है। जब वो बूढ़ा होता है, लाठी लाठी और लकड़ी जब की। मरता है तो वो भी लकड़ी की, जाता भी लकड़ी पर ही है। आता, और बस सब कुछ ही है। तो इसीलिए लकड़ी का हो तो वो उसके लिए उसके ऑरा को इंक्रीज करता है। इसका लॉजिक समझिए, उनके जो 7 चक्र है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे वो व्यक्ति, ओके। और जो प्लास्टिक होती है वो आपकी एनर्जी को रोकती है। अच्छा, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा आज का ये एपिसोड कितना वायरल जा सकता है? देखिए अगर इस समय अगर हम कुंडली की बात करें, हाँ। आपकी कुंडली की बात करें, ठीक है। और अगर हम समय की बात करें, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हाँ, आज हमें जो ज्ञान मिला है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और मैं ऊपर वाले से, परमात्मा से दुआ भी करूँगा कि वायरल हो। पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ये आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा जाएगा। क्या बात है। अच्छा, क्या हम कोई रियल टेस्ट कर सकते हैं? मान लीजिए, चलिए मैं अपने पॉडकास्ट चैनल की मैं भविष्यवाणी अगर आपसे कराना चाहूँ, हालांकि मैं कराता नहीं हूँ, और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊँ, और डेट ऑफ बर्थ से खाली पता चल सकता है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ से कुंडली कभी नहीं बनती है। हाँ। प्रश्न कुंडली बनती है, परंतु प्रश्न कुंडली भी कुछ समय तक ही काम करती है। ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने यूट्यूब चैनल अपना या इस पॉडकास्ट को जिस दिन शुरू किया और पहला एपिसोड जिस दिन, तारीख, महीना, समय, हम अगर वो कैलकुलेशन लेकर हम पूरी रीडिंग करें तो ये हमें पता लग सकता है कि किस नक्षत्र में, किस दशा में और किस पल में ये हुआ है, जो आपके लिए कैसा फलदायक रहेगा आपकी इंडिविजुअल कुंडली के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये पता लग सकता है। कितने टाइम में ये मैथमेटिक्स होती है पूरी देखिए कैलकुलेशन में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। ये आप मान लीजिए कि अगर हम पूरी ओवरऑल, जैसा अगर आप ही का प्रश्न है, हाँ। या मुझे कोई ऐसे ही लोग पूछते हैं कि मेरे बिजनेस के बारे में बताइए, हाँ। तो इसमें अच्छा खासा समय लगता है। वो ओके। कैलकुलेशन डिपेंड करती है, वो एस्ट्रोलॉजर उस चीज़ को कितना रेगुलर बेसिस पे लेके एक्सपर्ट हो चुका है कि उसको वो आता है। ठीक है। आपने ना, हमने बीच में भी बात करते करते आपने रुद्राक्ष का जिक्र किया था, लेकिन मेरी अब नज़र गई है आपने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो रुद्राक्ष के बारे में बताइए। सबसे पहले तो रुद्राक्ष क्या होता है? अनिल जी, रुद्राक्ष जो है महादेव का एक अंग कह लीजिए, नेत्र कह लीजिए या भाग कह लीजिए। ठीक है। रुद्राक्ष आपके जीवन में बहुत अच्छा असर करता है। ठीक है। जैसे ये मैंने माला पहनी, ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है। ठीक है। बहुत अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी से शुरू होते हैं, 21 मुखी तक जाते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको कई बार बोला, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ रुद्राक्ष, ये सब रुद्राक्ष होते हैं जो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ठीक है। रुद्राक्ष जब हमारे शरीर पर टच होता है तो हमारे शरीर के जो एनर्जी होता है उसको ये एक्टिवेट करता है। ठीक है। और एक्टिवेट करने से आपकी समस्याएं जो हैं वो बहुत हद तक खत्म या कम होनी शुरू हो जाती है। हर चीज के अलग अलग रुद्राक्ष बने हुए हैं। आज के समय अगर किसी को ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, वो सोच रहे हैं कि मेरे को यार सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ वाले सब आगे बढ़ रहे हैं बट मैं वहीं के वहीं हूँ, और ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान है, एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करना चाहिए, लाल धागे में। वहीं अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है जा कहाँ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में गले में धारण कर लीजिए।
ओके। असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाए? हाँ हाँ, मैं यही पूछने आज वाला के था। समय फेक बहुत चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, रुद्राक्ष की असली पहचान की एक छोटी सी क्रिया मैं बताना चाहूंगा। प्लीज बताएं। रुद्राक्ष वजन में हल्का सा भारी होता है। ओके। एक पानी का गिलास लीजिएगा हाँ, और उसमें कांच के गिलास में भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और स्टील का जो भी आपके पास गिलास हो, हम्म, उसमें वो जो रुद्राक्ष आपने परचेज किया डाल दीजिए। हम्म, अगर वो रुद्राक्ष डूब जाता है तो वो रुद्राक्ष सही है बहुत हद तक। ठीक है। अगर रुद्राक्ष ऊपर आ जाता है तो वो रुद्राक्ष बहुत हद तक आपके लिए सही नहीं है। ओके। रुद्राक्ष मुख्यतः इंडोनेशियन और नेपाली माने जाते हैं, परंतु नेपाली रुद्राक्ष की ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने की भी कोई पद्धति होती हाँ है? जी, हाँ जी। अगर कैसे आप किया जाता है धारण? अगर आपने रुद्राक्ष खरीद लिया है हम्म, तो रुद्राक्ष धारण करने से एक दिन पहले कटोरी में कच्चा दूध, हम्म, गुलाब जल, हम्म, गंगा जल डाल लीजिए। हम्म, उस रात में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में उस रुद्राक्ष को निकालिए और धारण कर लीजिए। ठीक जो है। दूध बचा है उसको किसी भी आप तुलसी के पौधे पे या फिर पीपल के पेड़ पे डाल के आ जाइए। ओके। अब ना मैं आपसे थोड़ा सा प्रेडिक्शंस पर मैं आना चाहता हूँ। 2026 का जो टाइम था वो तो निकल चुका है, लेकिन जो आने वाले 5 से 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, ये हमारे देश के लिए कैसे हो सकते हैं? अनिल जी, आने वाला समय हमें बहुत सचेत कर रहा है कि बहुत सी हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैसी दिक्कतें? वो दिक्कतें प्राकृतिक संसाधनों की कमी ओके। और कहीं ना कहीं लोगों पर से भरोसा उठना, ओके। इस तरह की चीजें आपको देखने को पड़ेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा, मतलब आन, बिगाड़ की संभावना आने है? वाले जो 6 महीने हैं, अगर हम बात करें हमारे देश की, हम्म, तो यहाँ पे कुछ अर्थव्यवस्थाएं आपको थोड़ा अलर्ट कर सकती हैं। ठीक है। जैसे अभी वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, एक तरह से कहा जाए तो हाँ। उसका पूरा इम्पैक्ट हमारी डेली रूटीन पे पड़ना शुरू हो गया है। हम्म, आने वाले टाइम पे ये इफेक्ट आपको ज़्यादा दिखने लगेगा, ओके। और ये इफेक्ट की वजह से हमारे डेली रूटीन की चीज़ों पे आप कमी देखना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ इस साल मुझे कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से भी जान माल की हानि हो सकती है। ओके। और वो समय जो रहेगा जून के बाद हो सकता है, जून और जुलाई के मध्य में या नवंबर के आसपास होगा, जिसमें आपको किसी तरह की जान माल की हानि दिखाई तो देगी। मतलब जैसा दौर हमने 2013 का देखा था, इतनी प्रलय कि एकदम डर का माहौल बन गया था पूरे देश में, तो क्या ऐसा समय हम 2026 में दोबारा देख सकते हैं? 2026 में 3 चीजें मुख्यतः हमें दोबारा देखने को मिलेगी। क्या क्या? सबसे पहली चीज, कुछ प्राकृतिक आपदाएं लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगी। हाँ। दूसरा, आप इस समय लड़ाई झगड़े जो लोग रोड पर आकर अपना विरोध खुलकर करेंगे। हम्म, और तीसरी चीज, राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देगा। ओके। कुछ ऐसे बड़े राजनेता हैं जो शायद अपना कार्यकाल भी पूरा ना कर पाए लोगों के दबाव की वजह से। ओके। राजनीतिक क्या मैं चेंजेस जान बहुत सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजर ये दावा तो कर देते हैं कि ये कुछ ऐसे राजनेता हैं या फिर कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं, तो क्या यहाँ पर उनका नाम रिवील हो सकता है? देखिए, मैं अगर 2 व्यक्ति का नाम लूँ, वैसे तो मैंने कुंडलियाँ जो है, जो हमें इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होता है उसके हाँ। अकॉर्डिंग हमने देखा है। ठीक है। तो एक तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा जी, ओके। इनके कार्यकाल में आने वाला समय इनके लिए बहुत ही भारी रहना है। अपने आप को इनको बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ेगा जनता के सामने। ओके। इसके साथ साथ पंजाब में आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और वो सत्ता परिवर्तन लोगों के द्वारा चुनी गई कोई नई सरकार या कोई नया चेहरा हो सकता है जो लोग चुनेंगे, जिसको अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 2027 में पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है। ओके, तो बीजेपी हम देख सकते हैं? कोई नया चेहरा होगा, कोई नई पार्टी होगी जो लोगों के द्वारा पसंद की जाएगी, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे बहुमत से जीत हासिल होगी। जैसा आपने रिसेंटली बंगाल में देखा, उम्मीद थी कि ममता दीदी जी आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल। परंतु सत्ता परिवर्तन ऐसा हुआ कि बीजेपी ने बाजी मार ली। तो तो पंजाब में भी आपको परिवर्तन ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, गोल्ड की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में गोल्ड
कहाँ और कैसे जा सकता है, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते हो तो। देखिए बेसिकली सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हाँ। हम इन चीज़ों की प्रेडिक्शन करते कैसे हैं, ये हाँ। पता होना बहुत ज़रूरी है प्लीज बताएं। कि हाँ। लोग अगर ये जाने कि आपने गोल्ड का बता दिया बढ़ेगा तो पता कैसे लगा। देखिए कुंडली में है ना, हर एक ग्रह को एक धातु भी दी गई है। ठीक है। चंद्रमा को चांदी दे दी है, हम्म। किसी को तांबा दे दिया है, किसी को सोना दे दिया है। वो ग्रह कैसा आने वाले समय में प्रभाव डालेगा व्यक्ति के जीवन में, अर्थव्यवस्था पे, उसके आधार पे बताया जाता है। अभी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोना आने वाले समय में आम लोगों की पकड़ से बहुत दूर होने वाला है। 2028 तक आप ये कह सकते हैं कि सोना शायद हमें उन लोगों के पास ही दिखाई देगा जो सिर्फ सक्षम है। आम लोग सिर्फ सपना देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सोना बहुत बड़ा विकार रूप लेने वाला है। एक ऐसा रूप जो लोगों की पकड़ से बाहर हो जाएगा। और 2028 में सोने का भाव आज के मुकाबले 2 गुना ज्यादा दिखाई देगा। 2028 में? 2028 में यानी कि ठीक 1.5 साल बाद? ठीक 1.5 से 2 साल बाद सोने का भाव आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ओके। और ये भाव जो बढ़ेगा, हाँ। ये एकदम से बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा, और वो 2027 में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सोना अभी लेने का सोच रहे हैं तो ले लीजिए। धनराशि नहीं है तो मेहनत करिए, परंतु आने वाले 2 साल बाद आपके पास रखा हुआ सोना आपकी बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ओके। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ये सवाल खड़ा करूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ? देखिए मैं चंडीगढ़ शहर में रहता हूँ। हाँ। मैं ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजी ये मैंने ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां तो कर देते हैं, लेकिन जब वो भविष्यवाणियां सही नहीं निकलती हैं, गलत निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं खुद को पर्दे के पीछे कर लेते हैं। मैं 5 भविष्यवाणियां आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, और मैं अंकित शर्मा, और ये आप इसको रील के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से सेव कर लीजिएगा। ठीक है। जहां मैं एक तरफ एस्ट्रोलॉजी को जेन्युइन तरीके से लोगों के सामने रखता हूं, वहीं पे इस स्टडी को मैं बहुत डीप तरीके से करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है। 5 भविष्यवाणियों में सबसे पहली भविष्यवाणी है पंजाब में सत्ता परिवर्तन होगा आने वाले विधानसभा चुनावों में। ठीक है। दूसरी परिवर्तन है कि आने वाले कुछ समय में एक बहुत बड़े मंत्री अपना राजकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका कार्यकाल बीच में ही चेंज हो जाएगा। ओके। तीसरा है कि इस साल आपको प्राकृतिक आपदाओं में बहुत बड़ी जान माल की हानि दिखाई देगी। चौथा, 2028 तक आपको सोने के भाव एक सपने की तरह लगने लग जाएंगे, जिसको सिर्फ आप सोच सकते हैं। लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा बदलाव दिखाई देगा जो आम जनता की एक पुकार होगी। ओके। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का विस्तार तो होगा, परंतु उस विस्तार में नए चेहरे दिखाई देंगे। यानी कि आपका संकेत ये कहता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर या पद पर होगा तो बीजेपी का ही बंदा, लेकिन चेहरा नया हो सकता है। यही बात। ओके। बीजेपी तो रहेगी, परंतु ठीक है। चेहरा कोई नया होगा। योगी जी हम समझ सकते हैं? देखिए उनका तो आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ओके, क्योंकि पक्का हो गया। हाँ, मैं देखो प्रेडिक्शन जो करी है मैंने बहुत देख समझ के करी है, और मैं ये 5 प्रेडिक्शन जो कर रहा हूं आने वाले समय में आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हाँ। इस पॉडकास्ट को, इस रील को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं अंकित शर्मा चंडीगढ़ से हूं, और मुझे आप जरूर संपर्क करिएगा। ये 5 की 5 भविष्यवाणियां पूरी देख समझ करके आपको बताई जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपने भविष्यवाणियां तो कर दी, अब मैं ना थोड़ा सा एकदम क्विक क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। आपको सेकंड के अंदर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है। ताकि मैं भी सेकंड में पूछ सकूं। ठीक है ना? तो सर सबसे पहला सवाल, कौन सी राशि के लोग होते हैं जो रिश्ते ठीक से निभा पाते हैं? देखिए वृषभ राशि इसमें सबसे नंबर 1 है। वो है। अपने पार्टनर के प्रति हमेशा लॉयल रहती है, तो वृषभ राशि अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। ओके। कौन सी राशि के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं? सबसे ज्यादा रोमांटिक में अगर बात करें तो 2 ही राशियों का नाम आता है। हाँ। पहली तुला और दूसरी सिंह। ये अपने पार्टनर को नए नए उपहार देना, उनको घूमने फिरने के लिए जाना, डेट पे ले जाना, और कहीं ना कहीं स्मॉल ट्रिप ले जाना इनको पसंद होता है। ओके। कौन सी राशि ऐसी है जिन राशि के लोग बिजनेसमैन बनते हैं?
मकर राशि के लोग और सिंह राशि के लोग और साथ में मेष राशि के लोग अगर ये बिजनेस में अपना हाथ आजमाए तो कंपैरिजन टू जॉब इनको ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके, कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जिनका 2026 में के जो बाकी 6 महीने बचे हुए हैं उनके लिए एकदम कमाल होने वाले हैं? सूर्य, कुंभ और धनु, तैयार हो ओके। जाइए। एडवांस में आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आने वाले 6 महीने आप ही का बोलबाला रहेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा लॉयल रहती हैं? सबसे ज्यादा लॉयल वृषभ राशि को माना जाता है, जो ओके। प्यार में पूरी वफादार होती है, पार्टनर को कभी धोखा नहीं देती है। ब्रेकअप के बाद सबसे जल्दी मूव ऑन करने वाली कौन सी राशि है? ब्रेकअप के बाद एक ही राशि है जो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती है और वो राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये राशि को जब एक बार पता लगता है कि उनका पार्टनर उनको यूज कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसके बाद उस इंसान का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती है और अपने आप को आगे बढ़ा लेती है। ठीक है, 2026 में जो टाइम बचा हुआ है, ऐसी कौन सी राशि है जो इस टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमा सकती है? सबसे ज्यादा पैसा कुंभ राशि वाले कमाएंगे और सिंह राशि वाले कमाएंगे। इनके पास रुका हुआ धन आएगा और इनका जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट अब जाके इनको फायदा देगा। कौन सी राशि का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज्यादा कमाल का होता है? मिथुन राशि। इनसे बातों में जीत नहीं सकते हैं। ये आपके पास बैठे हैं परंतु सोच सब कुछ रहे, घर में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, सब कुछ पहले से पता होता है। क्या बात है। अच्छा, कौन सी राशि के लोग सबसे अच्छे सीक्रेट्स कीपर्स होते हैं? सबसे ज़्यादा अच्छे सीक्रेट की अगर मैं बोलूँ तो इसमें स्कॉर्पियो का नाम मैं सबसे ज़्यादा लेना चाहूँगा। ठीक है। वो बातों को मन में दबा के रखते हैं। वृषभ राशि के लोग भी बहुत हद तक अपने मन की बातें अपने मन में ही रखते हैं, किसी और का सीक्रेट हर किसी के सामने नहीं लेके आते। कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा एडवेंचर और ट्रेवल पसंद करते हैं? मेष राशि और सिंह राशि, इनको आप एक बार घर में बिठा के तो देखिए, नहीं बैठेंगे। इनको घूमने फिरने का शौकीन है, सबसे ज़्यादा यही घूमते फिरते हैं। ओके ओके ओके, ऐसी कौन सी राशि है जिन्हें गुस्सा सबसे जल्दी और सबसे तेज आता है? मेष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। अगर इनसे आपने बहस कर ली तो ये आपको बहस में जीतने नहीं देंगे और प्यार में नंबर 1 है तो दुश्मनी में भी नंबर 1 है ये। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा खर्चीले होते हैं? खर्चीलों में अगर बात करें तो धनु राशि, मकर राशि और वृषभ राशि को मैं मानता हूं, जिनके पास पैसा टिकता ही नहीं है। आज 10,000 दे दीजिए, कल पूछेंगे खर्च हो गए। ओके, तो जाते जाते ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आपका आने वाला समय बहुत बेहतर हो। और एस्ट्रोलॉजी को अगर आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसको एक नॉलेज के तौर पर ले, एक एडवाइज़र के तौर पे ले कि ये हमें आने वाले समय को बेहतर बताने का तरीका है। और ऐसे लोगों के चक्करों में ना आए जो आपको घंटों मिनटों में आपकी ज़िंदगी बदलने का दावा देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो वह पहले अपने खुद पर आजमाए, क्योंकि आज के समय में जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल है जितना एक कहा जाता है ना, वो एक घास के भूसे में से तिनका ढूंढना है। तो इसीलिए और अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली रीडिंग करवाते रहिए, आने वाले समय के बारे में जानकारी लेते रहिए। एक बेहतरीन सलाह, एक अच्छी सलाह कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या बात है। तो वाकई बहुत अच्छा लगा आज बात करके। एस्ट्रोलॉजी पर पहले भी मेरे 2 से 3 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, लेकिन आज के एपिसोड वाकई बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ नॉलेजेबल। थैंक यू। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी कैसा रहा आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, क्या जाना, कैसा एक्सपीरियंस आपका इस एपिसोड को देखने के बाद रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आगे आने वाले एपिसोड में आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री श्याम।